हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं वी ओंकार शक्ति उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी कुशीनगर से। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा करा रहा है। कल यह परीक्षा है और जो है इस परीक्षा का पैटर्न इस बार सबसे अलग है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षा हो रही है। परीक्षा में कुल 80 प्रश्न आएंगे। आपको केवल 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें पहला पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और चौथा पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। कुल 80 प्रश्न होंगे, केवल 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। दोस्तों, विद्यार्थियों में इस बात को लेकर समस्या है कि बहुविकल्पीय आधार के प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वह किस तरह से होंगे। काफ़ी उथल-पुथल है इसको लेकर विद्यार्थियों में, और विद्यार्थी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस्कीबा संस्थान ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है। आशा करता है यह संस्थान कि आप सभी को इसमें सफलता मिलेगी। यह टेस्ट पेपर एक और कराया जा चुका है, जो 26 सितंबर को हुआ था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने सहभागिता ली थी। और उनके रिस्पांस को देखकर जो संस्थान को एक प्रेरणा मिली है कि संस्थान ने एक और आपके लिए जो है पेपर तैयार किया गया है। यह पेपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और संस्थान यह आशा करता है कि इसके बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में हुबहू ऐसे ही मिल जाएंगे या इस आधार पर मिलेंगे। संस्थान इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस प्रश्न पत्र को बनाया है। यह प्रश्न पत्र संस्थान आप सबके पास शेयर कर रहा है। इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों और साथियों को शेयर करें, ताकि वे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और बीएड जो टीचर की ट्रेनिंग के लिए कोर्स होता है, इस ट्रेनिंग के कोर्स में वह एक अच्छे टीचर बन सकें। दोस्तों, एक अच्छा टीचर एक राष्ट्र का निर्माता होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे प्रेरणा पाकर यह प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया गया है और संस्थान यह आशा करता है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, ताकि मेरे देश का नाम आगे बढ़े, हम एक अच्छे शिक्षक दे पाएँ अपने देश को। तो दोस्तों, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं और आपको प्रश्न दिखाते चल रहा हूं। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, एक एक प्रश्न आपके पास हैं। मैं थोड़ा जल्दी इस प्रश्न को शेयर कर दे रहा हूं। आप एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी आंसर की भी मैंने इसके साथ लगा रखी है। कुछ प्रश्न मैं आपको समझा भी दूंगा, कुछ प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना भी दूंगा। जैसे पहला प्रश्न आ रहा है, डेमोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है लैटिन भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, जर्मन भाषा का है या अमेरिकन भाषा का है। मैं इसका आंसर आपको तुरंत दे देता हूँ। डेमोग्राफी शब्द का जो अर्थ होता है जनांकिकी शब्द है। इसी के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का है, ये पहला प्रश्न है। और यह ग्रीक भाषा का शब्द है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो कुछ आसान प्रश्न भी होंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे। तो मैंने इसका आंसर बता दिया आपको कि डेमोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है, या ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी तरह आपको सारे प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं और अंत में आंसर की देखने का आप सभी प्रयास करिएगा और अपना आकलन करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों, ये दोनों पेपर जो मैंने इससे 26 तारीख को एक अपलोड किया था और एक आज अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। कुल 160 प्रश्न हैं। आशा की जा रही है कि आपको 60 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे या आपको 40 प्रश्न तो अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पत्र सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है और सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसी संस्थान आशा करता है। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको चूज करना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या बंगाल। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात क्या है? 940, 933, 912, 1084 क्या है? यह आपको तय करना है। अगला प्रश्न, 2011 वर्ष जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो आपको इसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है कितना है। भारत का साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार क्या है? आपको ये तय करना है कि इसमें कौन सा है, जो आपके सिलेबस में है, आपको इसको बताना है। अगला प्रश्न आपका आता है, शिक्षण एक है। अब इसमें खाली चीज़ है, इसमें राजनीतिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी है। तो आपको इसको आंसर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें उपयुक्त सभी सत्य हो सकता है। ऐसी आशा मत करिए कि 3 है तो चौथा मिलेगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझना है, पढ़ना है। शिक्षण एक दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसमें तीसरा आंसर सही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपको सारे प्रश्न अपने आप से हल करने हैं। अगला, एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था में सत्य कथन है, यानी सही कथन का चुनाव करना है। आपको इसमें ट्रिक लगा लेना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत होगा वह उत्तर नहीं होगा, जो सही होगा वही उत्तर होगा। आप उसको आंसर करिएगा। अगला एक कोटेशन है,
विद्वान की एक परिभाषा है। ये पूछ रहा है कि किस विद्वान की परिभाषा है, तो आपको ये बताना है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना होता है। यह परिभाषा किसकी है, आपको ये परिभाषा याद रखनी होगी। देखिए ये परिभाषा गेज की है, इसमें तीसरा ऑप्शन में गेज है। आपको ये सब याद करना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। तो आप कुछ मिथुन विद्वान जिनके प्रश्न जो है परीक्षा में आ जाते हैं, जिनकी परिभाषा है उसको मैंने यहाँ पर डालने का प्रयास किया है। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, इसके नाते मैंने जो है इस चीज़ों को देखा है ध्यान से। आपके लिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप अच्छे अंक ला सकते हैं, यह संस्थान ऐसी उम्मीद रखता है। अगला प्रश्न, शिक्षण सिद्धांत शब्द का शायद पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो इनमें से आपको बताना है किसने किया था। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक का यह सिद्धांत तत्व विज्ञान या ज्ञानवाद की उपसंज्ञाओं पर आधारित है, तो आपको इसमें से 10वें प्रश्न का उत्तर देना है कि किस पर आधारित है। अगला 11वां प्रश्न, जे एक डंकन एक विद्वान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस में शिक्षण को कितने चरणों वाली एक प्रक्रिया माना है, यह आपको बताना है कितने चरण वाली माना है। फिर अगला प्रश्न, शिक्षण के स्तरों का क्रम है, आपको स्तर का क्रम बताना है कि पहले कौन सा आता है। फिर स्मृति शिक्षण स्तर प्रतिमान का विकास किया किसने किया, ये आपको बताना है 13वां प्रश्न। फिर 14वां प्रश्न, संप्रेषण व साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। फिर अगला, कक्षा का उपागम को प्रभावी बनाने का क्या माध्यम है, तो ये आपको तय करना है इसमें से कौन सा माध्यम है। फिर अगला, ग्लेसर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान अनुदेशात्मक प्रक्रिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं का क्रम प्रदर्शित करता है, तो ABCD ये क्रम है। इसमें पहले क्या होता है ये आपको इसमें चूज करना है और चूज करके आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा है। तो इसमें AB फिर CD ये क्रम आता है लगातार, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले अनुदेशात्मक उद्देश्य आता है, फिर प्रारंभिक व्यवहार, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आती है, फिर निष्पादन और मूल्यांकन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ घटना का पहले उद्देश्य अपन निर्धारित करते हैं और अंत में मूल्यांकन करते हैं, इस आधार पर भी आप इसका आकलन कर सकते हैं। अगला, अभिक्रमित सामग्री और छात्रों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। दोस्तों मैं ये सारे प्रश्न पढ़ूंगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं एक एक प्रश्नों को आपके सामने देखते भी चल रहा हूँ, आप इसको समझते चलिएगा। रेखीय अभिक्रमण में पद का आकार होता है, ये प्रश्न का आंसर देना है। फिर एक परिभाषा आई है, परिभाषा किस पर बल देती है, ये आपको बताना है। फिर अगला है, शिक्षण के उपकरण सैमपट का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बता देना है। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था, ये आपको बताना है। फिर अगला 22वां प्रश्न, शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है, ये बताना है। फिर 23वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है, कथन किसका है, ये बताना है। फिर फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से प्रश्न है, ये आपको बताना है कि शाब्दिक व्यवहार को कितने श्रेणियों में उसने बांटा था। फिर B.Ed प्रशिक्षण में SST के दौरान एक शिक्षण परीक्षार्थी को कितने प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है, तो एक शिक्षण प्रशिक्षणार्थी को 3 प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, एक वह शिक्षक बनता है, एक वह छात्र बनता है और एक वह पर्यवेक्षक बनता है। तो इसका तीसरा सही उत्तर है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर दूरस्थ शिक्षा से प्रश्न है, आपको इसको सॉल्व करना है। फिर प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय से प्रश्न है। फिर स्कूल इज डेड एक पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, यह पुस्तक जो है रिमर नाम के एक विद्वान ने लिखी थी, स्कूल इज डेड, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। दल शिक्षण अध्यापन की विधि कौन सी है, यह आपको जानना है। फिर एक आदर्श अध्यापक की संकल्पना है, इसमें क्या होता है, गुण उनके, यह बताना है। फिर अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपको जिला के बारे में बताना है। भारत में जनगणना वर्ष के अनुसार न्यूनतम नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। जनगणना वर्ष 2011 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगला प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समुदाय, राष्ट्र और सरकार के संदर्भ में जनसंख्या की स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति एवं व्यवहार का विकास होता है। जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है, यह परिभाषा आपको बतानी है कि यह परिभाषा किस विद्वान की है। दोस्तों यह परिभाषा जो है यूनेस्को द्वारा दी गई है, तो B इज राइट आंसर है। अगला, शिक्षा जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, कौन सा तत्व शामिल है, ये आपको बताना है। जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस विद्वान को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, ये आपको बताना है। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, ये आपको बताना है। गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है, यह आपको बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गणितीय जनसंख्या सूत्र का घनत्व यानी जो आपकी कायिक जनसंख्या घनत्व है वह कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है, इसका A इज राइट आंसर होता है। फिर जनसंख्या के
वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत का स्त्री पुरुष अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। फिर आपको भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत है, 60.29% है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा रहता है। तो इसमें 15 से 59 वर्ष के लोग सबसे ज़्यादा हैं भारत में, तो सी इज़ राइट आंसर। फिर जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहलाता है, क्या वर्ष कहलाता है, यह आपको जानना है। भारत में उच्च प्रजननता का कारण क्या है, फर्टिलिटी रेट का क्या कारण है, यह आपको इसमें बताना है। फिर अगला प्रश्न है, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। फिर अगला, भारत में स्त्री प्रवास सर्वाधिक होता है, कहाँ से कहाँ स्त्री प्रवास होता है। देखो इसमें आंसर होता है सी इज राइट आंसर, ग्राम से ग्राम। वैवाहिक स्थिति के कारण, जब से ज़्यादा विवाह के कारण स्त्रियों का प्रवास यहाँ पर सर्वाधिक होता है भारत में। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ पर है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का समय क्या है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू होने का वर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। फिर अगला, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण संरक्षण हेतु किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, यह आपको बताना है। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम को शामिल करने वाली आने वाली बाधा कौन कौन सी है, ये प्रश्न है। फिर प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यह आपको बताना है। दोस्तों प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। ये कन्फ्यूजन अक्सर बना रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक जलवाष्प और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी गैस जल से मिलकर तेजाब वर्षा कराती है, ये भी आपको अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आता है, खाली जगह है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यह आपको बताना है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है, यह कथन किसका, आपको ये बताना है। शिक्षण सिद्धांत कितने तरह के होते हैं, ये भी आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। फिर शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, यह आपको बता देना है। शिक्षण की अवस्था क्या होती है, यह आपको बताना है। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, तो आपको आंसर करना है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कितने होते हैं, यह आपको बताना है। कक्षा उपागम को प्रभावी बनाने का क्या तरीका है, आपको इस पे करना है। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आगे आपको इसी तरह आंसर करते चलने हैं। अभिक्रमित अनुदेशन दोस्तों 3 प्रकार का होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर रेखीय अभिक्रमण का प्रतिपादक कौन है, यह आपको जानना है, बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पर 11 प्रिंट हुआ, आप इसको 66 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। शाखीय अभिक्रमण का जन्मदाता कौन है, यह आपको बताना है। शिक्षण के प्रतिमान तत्वों की संख्या कितनी है। ग्लेशियर अपना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कब देता है, यह आपको बताना है। तो ये 69 नंबर प्रश्न है। ग्लेशियर अपना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान 1962 में देता है, ये आपको सही करना है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा का आकार व समय भी होता है, यह कथन किसका है, ये आपको देना है। फ्लैंडर्स विश्लेषण में कितनी श्रेणियां होती हैं, ये आपको बताना है, 11, 10, 1 या 12। फिर एसएसटी का विकास कब हुआ था, ये आपको सही करना है। एसएसटी का विकास, ट्रिपल एसटी का विकास किसने किया था, तो आपको ये बताना है। ट्रिपल एसटी प्रक्रिया में कितने सोपान हैं, ये भी आपको आगे प्रश्न है। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। दूरस्थ शिक्षा में खाली जगह है। फिर शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है, तो इसमें से कौन सी है, औपचारिक है, निरौपचारिक है, अनौपचारिक है, कोई नहीं है, आपको चूज करना है। फिर अगला प्रश्न 77वां, योजना विधि के चरण में योजना के सुझाव के पश्चात का अगला चरण क्या होता है, यानी योजना के ठीक बाद क्या आता है, यह आपको बताना है। पश्चात मतलब बाद। समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण नहीं है, तो यह आपको गुण कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। जैसे अच्छे अतिथि का विकास, ये है। जीवन से संबंधित सिद्धांत, ये भी है। कम प्रायोगिकता, यही गलत है, प्रायोगिकता इसमें अधिक होती है समस्या समाधान में, तो यही गलत है। तो ये गलत है, तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपको नहीं बताना है। फिर संवाद विधि का प्रणेता कौन है, यह आपको बताना है। फिर 80वां प्रश्न है, शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है, इन चारों में से चूज करना है। और अंत में मैं अब आपके लिए आंसर सेंड कर रहा हूँ, ये आंसर की है आपके पास, जो मैं आपको धीरे धीरे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जो है इसका प्रयास करिएगा कि अच्छे से अच्छे आप परीक्षा अपना दे पाएँ। और दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको एक बार बोलता हूं कि एक बार किसी भी अध्ययन के लिए आप उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी के लिए आएँ। स्पेशली यह संस्थान नेट, ज्योग्राफी, सीटेट और टेट की तैयारी करवाता है बच्चों के लिए और टीचर बनने के लिए आपको प्रेरित करता है, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें भी करता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका विकास करना है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। उस्कीबा दोस्तों एक पर्शियन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जीवन देने वाला। तो दोस्तों जैसे माँ जन्म देती है, उसी तरह यह संस्थान आपको एक नया जीवन देता है, आपको नौकरी के लिए या आपको अच्छा एक नागरिक बनने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये आंसर की मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आंसर की आप
लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों अगर ये चीज़ें अच्छी लगें तो आप ज़रूर इस बार शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि मैं आप सबके लिए अलग अलग विषयों के भी शिक्षण पेपर बना सकूँ और आप अपना डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इसके साथ ही उसकी बाद संस्थान आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।